के बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं कब से कब चलाई गई, कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। कितनी एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी? 6 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। हर पंचवर्षीय योजना का अलग अलग उद्देश्य रखा गया था और उसकी जो ग्रोथ रेट थी सारी पंचवर्षीय योजना की अलग अलग थी। उसका एक मुख्य थीम रखा गया था हर पंचवर्षीय योजना का। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना बताया था कि एग्रीकल्चर है, सेकंड का इंडस्ट्रियल सेक्टर था, तीसरे का आत्मनिर्भरता था, चौथे का, पाँचवें का गरीबी हटाओ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव विकास को बढ़ावा देना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? इंक्लूसिव ग्रोथ था, समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीव्र, समावेशी एवं सतत विकास। तो पढ़ाया गया तुम लोगों को कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? देश का प्रधानमंत्री होता था, उसका एक उपाध्यक्ष होता था। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता था? योजनाओं का निर्माण करना एवं आर्थिक विकास की नीतियों का क्रियान्वयन करना। 2000 जैसे कि तुम लोगों को बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से और 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 2017 में, कि जब 2015 तक योजना आयोग काम किया। योजना आयोग ने भारत के संदर्भ में जितनी भी योजनाएं बनाई गई आर्थिक विकास के संदर्भ में, उनका योजनाएं बनाया और उनका क्रियान्वयन किया। ठीक, किसके माध्यम से? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास का एक खाका तैयार किया। किंतु 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मैं तुम लोगों को उस दिन बताया था कि जो योजना आयोग था उसका हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ चुका था। जो आर्थिक क्रियाएं थी, जैसे तुम लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान वित्त आयोग देता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत जो एक आकस्मिक अनुदान की व्यवस्था की गई थी। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ जैसे बाढ़, अकाल, सूखा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं तो उससे राज्यों को निपटने के लिए कौन अनुदान देता था? योजना आयोग। किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? अनुच्छेद 282 का प्रयोग करके। तो इसलिए उस दिन बताया था तुम लोगों को कि कुछ अर्थशास्त्री जो थे वो योजना आयोग की आलोचना करने लगे थे। योजना आयोग की आलोचना क्यों करने लगे थे? क्योंकि ऐसा मानते थे अर्थशास्त्री कि योजना आयोग एक आर्थिक मंत्रिपरिषद की तरह कार्य करता है, जबकि यह मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है, किंतु सारी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो ये योजना आयोग लेता है। इसलिए उसमें सेंट्रल का जो केंद्र सरकार है उसका एक प्रकार का प्रभुत्व ज़्यादा है और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा पा रहा है। इसलिए उसकी आलोचना की गई और उसके जो सिद्धांत थे, कुछ सिद्धांतों पर वो काम करता था। जैसे उसका एक प्रमुख सिद्धांत था डाउन टू अप्रोच या ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है? ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब ये था कि ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाए, मतलब आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जाए और ये धीरे धीरे रिस्क कर नीचे तक पहुँचेगी। जैसे तुम लोग पढ़े होगे लॉर्ड मैकाले का शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत पढ़े थे, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, लॉर्ड मैकाले ना। लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत को भी ट्रिकल डाउन थ्योरी ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि पहले कुछ लोगों को आप शिक्षित कर दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे ये शिक्षा का जो विकास होगा वो नीचे तबके तक पहुंच जाएगा। तो उसी थ्योरी पर ये योजना आयोग भी काम करता था। मतलब कहने का ये इसका मानना था कि पहले हम लोग ग्रोथ पर फोकस करें। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो उस ग्रोथ का जो फ़ायदा होगा वो पूरे अर्थव्यवस्था को होगा और उससे धीरे धीरे समाज का विकास होगा। ठीक, तो ये सिद्धांत कहा जाता है डाउन टू अप्रोच, ट्रिकल डाउन थ्योरी। लेकिन जब नीति आयोग जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि ऐसी व्यवस्था थोड़ा सा सही नहीं है। व्यवस्था उन्होंने बदलने के लिए, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री होते हैं जो प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ अर्थशास्त्री होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर को महत्व देते हैं। जो समाजवादी विचारक अर्थशास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं
गवर्नमेंट इंटरफेयर की। जैसे तुम लोगों को बताया था कल कि पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ही था कि समाज का विकास हो। क्यों? क्योंकि वो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कहाँ से प्रेरणा ली गई थी? सोवियत संघ से, रूस से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में। उस क्रांति का प्रभाव ये हुआ था कि वहाँ पर लेनिन ने योजनाओं के माध्यम से देश का विकास किया था। तो उस विकास को देखकर ही भारत सरकार को ये लगा कि अगर हम योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करेंगे तो देश तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो जो सोशलिस्ट होते हैं या समाजवादी, क्योंकि भारत में हमारे जो संविधान बनाया गया था, जैसे तुम लोग प्रस्तावना पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसमें एक शब्द लिखा है समाजवादी ना, समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब यही है कि उसमें कैपिटलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी? समाज को। क्योंकि संविधान में भी कहा गया कि समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाएगी। तो उसमें मुख्य प्रायोरिटी किसको दी गई? जनता को। तो जब जनता को अगर फ़ायदा पहुंचाना है तो उसके लिए ज़रूरी था कि सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर करे चीज़ों में। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट होता है या कैपिटलिज्म होता है या पूंजीवाद होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। एक जो पूंजीपति होता है, कोई भी पूंजीपति है, मान लो कोई उद्यमी है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वो तो चाहेगा कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। तो लाभ जब प्राप्त जहाँ पे आ जाएगा वहाँ वो ये नहीं देखेगा कि ये गरीब है कि अमीर है, उसके लिए सब बराबर हो जाएंगे। जब सब बराबर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? लोगों को जो गरीब वर्ग है उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो प्रॉब्लम आएगी, देश का आर्थिक विकास और रुक जाएगा। जैसे मान लो कि अगर सरकार अभी ये फ्री कोचिंग व्यवस्था कर रही है, यही एक उदाहरण तुम लोग ले लो। अगर सरकार व्यवस्था ना करती तो कोई प्राइवेट जो कोचिंग चलाता है वो आपसे 1 लाख रुपए लेगा कि नहीं लेगा? IAS PCS की कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए लेगा। तो अब 1 लाख रुपए कितने लोग दे पाएंगे? कुछ लोग दे पाएंगे जिनके पास है। अब जिनके पास नहीं है वो क्या कर पाएंगे? वो कोचिंग नहीं कर पाएंगे, तो वो एक प्रकार से वंचित रह गए ना। तो विकास की यही स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि जो समाज का सबसे निचला वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो आर्थिक खुद सक्षम नहीं है, उसको सरकार क्या करे? सुविधाएं उपलब्ध कराए। जैसे तमाम प्रकार की सरकार जो योजनाएं चलाती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो समाज का गरीब वर्ग है वो भी वस्तुओं को प्राप्त कर सके, उसका जीवन निर्वाह सही हो सके, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो सके। जैसे तुम लोग देखते होगे कि 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल वाली व्यवस्था ना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्यों की गई? क्योंकि अगर सरकार ये व्यवस्था नहीं करेगी तो लोग भूखमरी का शिकार होंगे, कुपोषण का शिकार होंगे। जब कुपोषण का शिकार होंगे तो देश की जनसंख्या का एक बड़ा पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, मानव पूंजी। जब मानव पूंजी का विकास नहीं हो पाएगा तो आधी आबादी अगर बेकार पड़ी रहे, बीमार रहे, कुपोषित रहे तो क्या होगा? उसका भार अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और देश समृद्धि नहीं कर पाएगा, कभी विकसित बन ही नहीं सकता। तो इसलिए सरकार का यह दायित्व होता है कि वो अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। तो इसीलिए ये माना जाता है कि समाज जो भारत में अर्थव्यवस्था अपनाई गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कि पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा और समाजवाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि दोनों के बीच का रास्ता अपनाया जाएगा। ना तो एकदम पूरी रूप से हम समाजवाद रहेंगे, ना तो पूरी तरह से पूंजीवाद रहेंगे। तो उसी अप्रोच को बाद में जो अर्थशास्त्री आए वो मार्केट बेस वाले अर्थशास्त्री थे। वो गवर्नमेंट हस्तक्षेप को चाहते हैं कि कम किया जाए, तो इसलिए ये गवर्नमेंट योजना आयोग को समाप्त करके एक नीति आयोग की स्थापना की कि जो डेवलपमेंट की हमारी स्ट्रेटजी है उसी को पूरी तरह से चेंज करना है। ठीक, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म, अगर इसका नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को की गई। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो संरचना है, जैसे मैं बताया था तुम लोगों को कि योजना आयोग जो था उसमें भी पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। उसके सदस्य होते थे, एक उपाध्यक्ष होता था और कुछ मंत्री उसके सदस्य होते थे। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर नीति आयोग का भी बनाया गया। इसका जो मुख्य अध्यक्ष होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है?
देश का प्रधानमंत्री होता है। इसके कुल 9 सदस्य होते हैं। नीति आयोग के कुल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं और 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक, इसका जो 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उसमें से एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि योजना आयोग में भी पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। तो इसी तरह नीति आयोग में भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होता था। इसी तरह नीति आयोग में भी एक उपाध्यक्ष होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि इसके जो 4 मंत्री हैं वो इसके सदस्य होंगे। ठीक, 4 मंत्री में इस समय जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, एक कोई और हैं, 4 मंत्री हैं इस समय इसमें। ठीक, तो इसका जो उपाध्यक्ष ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है सिर्फ वो पद धारित करता है, काम मुख्य रूप से कौन करेगा? उपाध्यक्ष। जो पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के कौन बनाए गए थे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? के सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं के सुमन बेरी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। मतलब संविधान से इतर इसकी स्थापना की गई थी, संवैधानिक प्रावधान के तहत इसकी स्थापना नहीं की गई थी। उसी तरह नीति आयोग भी एक संविधानेतर संस्था है। इसका मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा था योजना आयोग से संबंध में, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संविधानेतर। तो इसी तरह नीति आयोग भी एक संविधानेतर संस्था है। कभी भी क्वेश्चन आए तो इसे याद रखना है कि नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह एक संविधानेतर संस्था है। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं? नीति आयोग के उद्देश्य, जैसे हम लोग पढ़े थे कि योजना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था योजनाओं का निर्माण करना और योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। उसी तरह नीति आयोग का भी मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं से संबंधित योजनाओं का निर्माण करना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना और देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। किंतु नीति आयोग और योजना आयोग में जो कुछ अंतर हैं, मुख्य अंतर इसके इसी में है, उद्देश्य में। जैसे हम तुम लोगों को बताया कि योजना आयोग जो था वो किस थ्योरी पर काम करता था? डाउन टू अप्रोच थ्योरी, मतलब ट्रिकल डाउन थ्योरी पर, कि हम सिर्फ ग्रोथ को बढ़ावा देंगे, ग्रोथ को बढ़ावा देंगे और सेंट्रल को उसमें प्राथमिकता दी जाती थी। मतलब केंद्र का उसमें प्रभुत्व होता था, राज्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। किंतु बल्कि उसमें प्रावधान ये था कि जैसे कि योजना आयोग नीतियाँ बनाता था, नीतियाँ बनाने के बाद वो कहाँ जाती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाती थी। कोई भी पंचवर्षीय योजना जब बनती थी तो योजना आयोग उसका ड्राफ्ट तैयार करता था और उसकी अंतिम संस्तुति कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। उसमें मैं बताया था तुम लोगों को कि सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसमें होते थे। ठीक, लेकिन उसमें उनसे विचार विमर्श ज़्यादा नहीं किया जाता था। एक ड्राफ्ट पहले तैयार हो जाता था। जब ड्राफ्ट तैयार कहाँ से होता था? सेंट्रल से। तो सेंट्रल ड्राफ्ट तैयार करता था और ट्रिकल डाउन थ्योरी के अप्रोच पर काम करता था कि जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो केंद्र स्तर पर बनाई जाएंगी और फिर उसको नीचे तक लागू किया जाएगा। लेकिन जो नीति आयोग है उसका कुछ एकदम डिफरेंट मतलब नज़रिया है। वो पहला थ्योरी पे काम करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सहयोगात्मक संघवाद। सहयोगात्मक संघवाद। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब सहयोगात्मक संघवाद। सहयोगात्मक संघवाद का मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है ना। तो राज्यों का संघ है तो इसका मतलब कि जो शक्तियाँ बटी हुई हैं केंद्र और राज्यों के बीच, वो सारी संविधान के तहत बटी हैं ना। तो लेकिन जो योजना आयोग था वो क्या करता था? वो सेंट्रल के आधार पर सेंट्रल की बेस पर योजनाएं बनाता था। केंद्र सरकार के माध्यम से जो केंद्र सरकार योजनाएं बनाती थी उसी को
क्रियान्वित करता था। लेकिन नीति आयोग कहता है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर काम करेंगे, मतलब कि जो राज्य हैं और केंद्र है आपस में मिलकर काम करेंगे, सिर्फ केंद्र की नहीं चलेगी। जब योजना आयोग था तो कई बार ऐसा हुआ कि जो राज्य और केंद्रों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी। क्यों? क्योंकि केंद्र शक्तिशाली है, केंद्र जो कहेगा उसको राज्य को मानना पड़ेगा। लेकिन जब राज्य को कभी कभी कोई राज्य मना भी कर देता है कि हम नहीं मानेंगे, मतलब एक डायरेक्ट तो नहीं मना कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, जैसे मान लो कोई योजना चालू की केंद्र सरकार और कोई राज्य चाहे कि मैं इसको लागू नहीं करूँगा, तो उसको सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा, तो कहाँ से उसका फ़ायदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की विवाद की स्थितियाँ पैदा होती थी। तो जो नीति आयोग के जो थिंकर थे उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से काम करेंगे, मतलब कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से योजनाएं बनाई जाएंगी और दोनों मिलकर काम करेंगे, तब जाकर देश का आर्थिक विकास होगा। ठीक। इनका एक कंसेप्ट और है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगात्मक संघवाद। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ये देखते हैं कि अपने ही देश में कई प्रकार की डिस्पैरिटी पाई जाती है, जैसे समाज में भी पाई जाती है और देश में भी पाई जाती है। समाज का मतलब जैसे कि तुम लोग देखते हो कि कोई आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह अपने देश में भी कुछ राज्य तो बहुत अमीर हैं, जैसे केरला हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिहार हो गया, असम हो गया, इनकी पर कैपिटा बहुत कम है। तो इसका मतलब कि राज्यों के बीच जो असमानता है उसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे लोगों के बीच असमानता है, उसी तरह राज्यों के बीच भी असमानता है। मतलब कुछ जो स्टेट हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं और कुछ जो स्टेट हैं वो कम डेवलप हैं। तो नीति आयोग ये कहता है कि हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देंगे, मतलब जो राज्य हैं वो आपस में प्रतियोगिता करें, मतलब एक प्रकार की पॉजिटिव कंपटीशन करें, सकारात्मक प्रतियोगिता करें, ताकि एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करें। जब एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सभी राज्यों का विकास अपने आप होगा। तो जैसे तुम लोगों को अभी पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो आकांक्षी जिला कार्यक्रम ना, अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी अब की बार से शुरू कर दिया। इसी तरह तुम लोग देखोगे समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सुशासन सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, नवाचार सूचकांक। तो ये जितने भी नीति आयोग सूचकांक जारी करता है, ये सारे सूचकांक हैं उसके, जितने सूचकांक जारी करता है विस्तार से बताऊंगा। इनका जारी करने का मकसद क्या है? सिर्फ मकसद यही है कि जैसे मान लो सुशासन सूचकांक, मान लो सुशासन सूचकांक जारी किया नीति आयोग, तो उसमें क्या दिखाता है? उसमें दिखाता है कि केरला को पहली रैंक, तमिलनाडु को दूसरी रैंक ना। उसमें रैंक में भी कई उसमें डिवीज़न किया गया। जैसे अब तुम लोग कोई भी सूचकांक पढ़ोगे, जितने भी सूचकांक आएंगे उसमें वो 3 कैटेगरी को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। पहला बड़े राज्यों के बीच, फिर मध्यम राज्य, फिर छोटे राज्य, फिर संघ शासित प्रदेश, फिर उनमें आपस में रैंकिंग करता है। अब जब पीसीएस के क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट ये नहीं पूछता है कि मान लो कि स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान किसका है। अब नीति आयोग जो है वो तरीका बदल दिया है। तरीका बदलने का मतलब कि वो बड़े राज्यों को अलग रखता है, छोटे राज्यों को अलग रखता है, मध्यम जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको अलग रखता है, और उनके आधार पर रैंकिंग देता है। बड़े राज्यों में कौन पहले स्थान पर है या छोटे राज्यों में कौन पहले स्थान पर है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। जैसे सुशासन सूचकांक, तो जब सुशासन सूचकांक को जारी करेगा अलग अलग प्रदेशों का, तो इससे पता चलेगा ना कि हमारी क्या कमियां हैं, हम क्यों इतने पीछे हैं। तो अगली बार जो कोई दूसरा प्रदेश होगा वो क्या करेगा, उस क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करेगा। इसी तरह मान लो स्कूल गुणवत्ता सूचकांक, एजुकेशन में अगर मान लो कि नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी कर दी और बता दिया कि उत्तर प्रदेश 27वें नंबर पर है या 26वें नंबर, जो भी दे रैंक, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को ये टेंशन तो हो ही जाएगी कि बताओ पूरे प्रदेश में हम सबसे नीचे पहुंच गए या हमारी स्थिति इतनी ख़राब है। तो अगर इतनी ख़राब है तो हमारी चारों तरफ आलोचना होगी, विपक्ष को मौका मिल जाएगा। तो क्या करेगा उत्तर प्रदेश सरकार, एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा देगा, ध्यान देगा। इसी तरह सुशासन में हो गया, इसी में स्कूल हो गया। तो मतलब कहने का कि
आपस में कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक, राज्यों के बीच आपस में डेवलपमेंट के लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा और वो आपस में कंपटीशन करेंगे। जब कंपटीशन करेंगे तो क्या होगा, देश का आर्थिक विकास अपने आप होगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दूसरा हो गया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तीसरा जो इसका मुख्य एक सिद्धांत में काम करता है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, ठीक। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा धीरे धीरे इंटरफेयर चीज़ों में करना कम करेगी। अगला है इसमें थिंक टैंक, एक प्रकार का नीति आयोग थिंक टैंक है। इसका काम है योजनाओं से संबंधित विचार विमर्श करना और योजनाओं का निर्माण करना। फिर जो नीति आयोग को महत्वपूर्ण कार्य दिया, जो इसका एक उद्देश्य है इनोवेशन को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना। मतलब कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए इनोवेशन होने ज़रूरी हैं। जब नए नए टेक्नोलॉजी की खोज होगी, नई नई चीज़ों का विस्तार होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जैसे इसमें तुम लोग सुने होंगे नीति आयोग अटल नवाचार योजना चालू किया है। फिर कृषकों के कल्याण के लिए भी नीति आयोग प्रयास करता है कि किस प्रकार से कृषकों की आय को दुगना किया जाए, किस प्रकार से कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, किस प्रकार से कृषि में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस समय खूब बन रहे हैं। एक क्वेश्चन तो सीधे जैसे कौन से सूचकांक जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, दूसरा समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, तीसरा आकांक्षी जिला प्रोग्राम, चौथा स्कूल गुणवत्ता सूचकांक, अगला स्वास्थ्य सूचकांक, अगला सुशासन सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, कृषि विपणन एवं किसान हितैषी सूचकांक, ठीक। एक अभी आया था डेल्टा रैंकिंग का भी एक रिपोर्ट आई थी। डेल्टा रैंकिंग किसे दी गई कि कौन प्रदेश को।